For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका और हमारा फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। अभी हम आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, और क्या है वो? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। सिस्टम तो चलिए बात की बात है, जिसमें ऑर्गन्स वगैरह सब चीज़ शामिल हो जाती हैं, लेकिन एक्सक्रीशन क्या है? हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को रनिंग मोड में बनाए रखने के लिए, लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए प्रोटीन ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, फैट ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के जाने के बाद जब डाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लास्ट में सिंप्लीफाइड सब्सटेंस बनते हैं। जैसे एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट आपने लिया तो क्या बनेगा? डाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज, ठीक है। आप प्रोटीन ले रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड भी कह सकते हैं आप। जब आप फैट का इंटेक करते हैं तो लास्ट में क्या बनता है डाइजेशन होने के बाद? फैटी एसिड। क्लियर? तो अब मैंने आपको यहां पर डाइजेशन के बारे में क्यों बताया? टॉपिक क्या है हमारा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन इससे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये सारी चीज़ें इंटेक करते हैं तो इंटेक करने के बाद फाइनल हमारा जो सब्सटेंस बनकर आता है डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपने जितना मटेरियल लिया था वो सारा सिंप्लीफाइड हुआ? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़। और जितना सिंप्लीफाइड हो गया वो सारा आपने एब्जॉर्ब कर लिया, आपके शरीर ने, आपकी सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बताई हैं, ठीक है। लेकिन जितना बचा हुआ मटेरियल है जो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट कंसीडर किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड, वो कहां पर एंटर कर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फीकल मैटर की फॉर्म में, वेस्ट की फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में रेक्टम, एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। क्लियर? रेक्टम, एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन जो मैंने आपको दूसरी पॉसिबिलिटी बताई है वो हमारे टॉपिक से जुड़ती है, और वो क्या है? अच्छा, रजिस्टर लेके बैठे हैं ना आप? शॉर्ट में नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सारा नोट नहीं करना है, अदरवाइज आपका ध्यान हट जाएगा कि क्या समझाया जा रहा है। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि आपने डाइजेस्ट कर लिया है, अब वो डाइजेस्टेड मटेरियल, सिंप्लीफाइड मटेरियल, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और आपका ग्लूकोज, ठीक है, तो ये सभी आपकी सेल में पहुंचेंगे, और सेल में पहुंचने के बाद सारा मटेरियल आपकी सेल एब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी सेल के, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम पर। किस पे डिपेंड करता है? मेटाबॉलिक सिस्टम पर। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो चल रही होती हैं, उनको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। अगर आप एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखना चाहते हैं तो वहां पर नाम आ सकता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में चलने वाली एक बायोलॉजिकल रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें 10 स्टेप्स होते हैं। इनिशियल क्या होता है? ग्लूकोज, और फाइनल क्या बनता है? पायरुवेट। क्लियर? ये एग्जांपल है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो वेस्ट बचा हुआ है, जो वेस्ट वहाँ पर आपके बॉडी में ब्लड के अंदर है, वो कहाँ जाएगा? घूमते फिरते हुए पहुँचेगा किडनी के पास। किडनी फिर हेल्प करती हैं इस वेस्ट को बाहर निकालने में। लेकिन जिस प्रोसेस के ज़रिए ये काम किया जाता है उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन में डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप और याद रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग अलग नाम सुनने में आते हैं जब बात की जाती है एक्सक्रीशन की, और वो क्या नाम है? नंबर फर्स्ट लंग्स, नंबर सेकंड स्किन, और नंबर थर्ड किडनी। ठीक है, ये तीनों ही एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लेकिन अपना अपना तरीका है,
अलग अलग मटेरियल हैं जिसको ये बॉडी से बाहर निकालते हैं। लंग्स का आपने सुना हुआ है, और वो क्या है? लंग्स का आपने सुना हुआ है, और वो क्या होता है? CO2। CO2 हमारी बॉडी के लिए एज अ वेस्ट गैसेस फॉर्म में, जिसको एक्सपायरेशन के तौर पर बाहर निकाला जाता है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, क्लियर? ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस के जरिए। लेकिन स्किन से स्वेट प्रोड्यूस होता है, पसीना आता है, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है? उसमें क्या चीज देखी जा रही है? एक्सेस साल्ट्स, जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है, वेस्ट है, क्लियर? तो अब कुल मिलाकर एक फाइनल हम कंक्लूजन पर पहुंचे कि ह्यूमन बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, जिसके सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो हमारा आज का टारगेट रहेगा मेन, ठीक है? अब आपको 3 कैटेगरी और सुननी है। बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकल रहा है, उस वेस्ट में जो आपको मेन चीज मिल रही है, ठीक है, उस केमिकल सब्सटेंस के आधार पर 3 कैटेगरी होती हैं। नंबर फर्स्ट अमोनोटेलिक, और ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स इसी लिस्ट में आते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में अमोनिया, उनकी बॉडी में क्या मिलता है? अमोनिया, ठीक है? अब उस अमोनिया को पॉइजनस सब्सटेंस माना जाता है। उस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना होता है, लेकिन इस काम को करने के लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो पानी में ही रह रहे हों, क्योंकि पानी की मदद से ही वो बाहर निकल पाता है। बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है वाटर की, ऐसे ऑर्गेनिज्म। और वो कौन से हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है? एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं फिशेस, बहुत सारी वैरायटी होती हैं। तो शॉर्ट में बात क्या आई हमारे पास? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके वेस्ट में क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है। और जिनके वेस्ट में अमोनिया पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल फिशेस, ठीक है? यहां पर मेंशन कर लेते हैं उसको, आप ध्यान से देखिएगा। अमोनोटेलिक, नंबर सेकंड हमारे पास है यूरिकोटेलिक, और नंबर थर्ड यूरियो। आप भी रिपीट करते रहिए साथ साथ, यूरियोटेलिक। ये जो 3 कैटेगरी मैंने यहां पर मेंशन की हैं, इनमें एग्जाम्पल क्या है और इसका मीनिंग क्या है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकालता है, उस वेस्ट में अगर अमोनिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अमोनिया, तो वो इसका एग्जाम्पल बनेगा। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। आप ये मानिए कि उस ऑर्गेनिज्म को पानी में ही होना होगा, तभी पॉसिबल है। बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसका मतलब ह्यूमन तो नहीं आएगा, है ना? तो कौन आएगा? सोचिए, एक्वेटिक एनिमल्स, क्लियर? मैं आप एग्जांपल डाल देता हूं उसका। फिश, तो फिशेस में क्या होता है? फिश के अंदर क्या सिस्टम है कि बॉडी से वेस्ट के तौर पर जो चीजें देखी जाती हैं, तो वेस्ट में क्या केमिकल मिलता है? अमोनिया। और अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है पानी की, क्लियर? तो फिशेस किस में आएंगे? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में, क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी की नीड कम दिखाते हैं या पानी को कम इनटेक करते हैं, तो उनकी बॉडी में बनता है यूरिक एसिड, और वो यूरिक एसिड बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यूरिक एसिड को बाहर निकलने की ज़्यादा फ्लूइडिटी की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं नेचर ने उनको उसी हिसाब से अडेप्ट कर दिया है। और कौन है ऐसे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में? कौन आ सकते हैं? एग्जाम्पल क्या बनेगा? जो पानी बहुत कम पीते हैं, और वो है बर्ड्स, पक्षी, ठीक है? ठीक है, बर्ड। नंबर थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनको पानी की जरूरत होती है, लेकिन मिडिल लेवल पर। ज्यादा पानी की नीड नहीं है और पानी कम से काम भी नहीं चल पाएगा, तो मीडियम लेवल पर पानी की नीड होती है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म को। और ये जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी से जब वेस्ट बाहर निकलता है तो उस वेस्ट में क्या चीज देखी जाती है? यूरिया।
आपने सुना ना ध्यान से? इसमें एक चीज़ और है जो आपकी हेल्प कर सकती है। हम जब प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन आएगा, ठीक है, तो हम जब प्रोटीन लेते हैं और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, अनयूज्ड प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है यूरिया साइकिल की मदद से यूरिया में। यूरिया साइकिल जो लीवर में चलती है, तो अनयूज्ड प्रोटीन को यूरिया में चेंज करने में काम आती है यूरिया साइकिल जो लीवर के अंदर चलती है, और ये यूरिया शरीर से बाहर निकलेगा, पर इसकी शर्त है कि आपको पानी पीना होगा। तो मिडिल लेवल पर जो पानी का एक रिक्वायरमेंट पॉइंट दिखा रहे हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ आपको? तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है एज ए यूरिन की फॉर्म में, तो वहां पर क्या मिल रहा है आपको? यूरिया। और ये यूरिया कहां से आ गया? हम यूरिया थोड़ा ना खाते हैं, लेकिन प्रोटीन तो लेते हैं ना, तो वो प्रोटीन ही कन्वर्ट होता है उसमें, अनयूज प्रोटीन। अगर आपने प्रोटीन लिया, आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर? लिख लेते हैं इसको। ह्यूमन, अपना नाम नहीं लिखिएगा आप, ह्यूमन लिखना है, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है आपने किसी बुक में देखा कि भाई ह्यूमन 2 कैटेगरी में आ रहा है, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक, लेकिन डोमिनेंसी मेनली वो इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। यूरिक एसिड भी कुछ केसेस में ह्यूमन बॉडी में बन जाता है, तो ऐसा उसको प्लेस कर दिया, लेकिन वो परसेंटेज कितनी? मुश्किल से 10 से 15%। मेजॉरिटी इधर ही है। क्लियर हो गया? बात खत्म हो गई है। तो 3 तरह से हमने कैटेगरी बनाई थी। 4th वन कैटेगरी भी है, लेकिन उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, और वो क्या है? ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म। उसकी नीड नहीं है वैसे यहाँ पे, पर फिर भी आप थोड़ा सा सुन लेते हैं। ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है, उस वेस्ट में एक खास सब्सटेंस पाया जाता है, एक खास केमिकल होता है जिसका नाम क्या है? ग्वानिन। ठीक है, क्या होता है? ग्वानिन। इसीलिए उनको बोला गया ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइडर। क्लियर? लेकिन मेनली यहां पर 3 कैटेगरी जो आपको बताई गई हैं, ये आपको जरूर याद रखनी है। अब बच्चों, हमने जो भी हमें मालूम होना चाहिए था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर करनी थी, फंडामेंटल जो क्लियर करने थे टॉपिक को शुरू करने से पहले, वो हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। डायग्राम क्या है, क्या वहां पे लेबलिंग हो सकती है, क्या प्रोसेस है, ये सब चीजें क्लियर। तो यहां पर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी होती है, यूरेटर होता है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक लास्ट पार्ट यूरेथ्रा। सिर्फ 4 पार्ट होते हैं इसके। और देखिए जरा किस तरह से बनाया जा रहा है इसको, बिल्कुल सिंपल वे में। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना होगा? किडनी। किडनी पेयर में होती हैं, क्लियर। इसके बाद आप यूरेटर बनाने से पहले ब्लैडर बना लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या है ना, एक आपकी सीक्वेंस बनी रहेगी और कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आप इसका जस्ट मिड मान लीजिए, लगभग यहां से स्टार्ट कर देते हैं उसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ट्यूब्स को ऐसे कनेक्ट कर देना है साइड बाय साइड। हल्का सा बैंड दे देना आप, ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर हुआ? इसके ऊपर आपको एक छोटी सी ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखानी होगी। हालांकि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से, लेकिन
इसी के ऊपर जस्ट अटैच रहती हैं, इसलिए आपको दिखाना थोड़ा ज़रूरी बनता है। दोनों साइड आपने दिखाना है इसको। सिंपल कैप लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आपने इसे लेबल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट नाम हमारा आ जाएगा किडनी, नंबर सेकंड यूरेटर, नंबर थर्ड ब्लैडर, लास्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? एक छोटी सी डक्ट होती है, स्मॉल ट्यूब होती है जो ब्लैडर के एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट होती है। यूरेथ्रा सिर्फ 4 पार्ट है हमारे पास। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आपने नंबर फर्स्ट किडनी, नंबर सेकंड यूरेटर, नंबर थर्ड ब्लैडर और लास्ट यूरेथ्रा। क्लियर? ठीक है। अब बच्चों हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें साइड में एक किडनी एलएस की फॉर्म में दिखानी होगी, क्योंकि किडनी के अंदर कौन सी सेल है या किस सेल के मिलने से किडनी बनी हुई है यह भी हमें मालूम होना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में कहां पर है? शोल्डर के पास, स्टमक के पास, लीवर के पास, कहां पर? यह भी मालूम होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है कहां पर? एब्डोमिनल पार्ट में। कहां पर पाया जाता है? एब्डोमिनल पार्ट में। जैसे कि आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी को लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपके सामने हूं, तो आपने क्या करना है? टीएस में डिवाइड करना है। एज सच बॉडी मतलब वाई एक्सिस मार्कर ले लीजिए आप, मैंने इसको टीएस में कट किया, 2 पार्ट हो गए ना, ठीक है। तो अब अपर पार्ट थोरैकिक कैविटी, लोअर मोस्ट पार्ट एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन बीच में लाइन कौन सी है जहां से हम उसको पार्ट्स वाइज ले रहे हैं, और वो लाइन क्या होती है? डायफ्राम। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहां पर प्लेस होता है? एब्डोमेन में, ठीक। और ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है, कौन सी लेयर है जो पूरी बॉडी को 2 हिस्सों में बांट रही है, और उसका नाम क्या है? डायफ्राम। क्लियर हुआ? तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज, पार्ट्स वाइज। नंबर फर्स्ट किडनी का राउंड आता है कि भाई किडनी क्या है, कैसे होती है। जब हम किडनी को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वहां पर आपको एक साइड में अलग से किडनी को दिखाना होगा कि भाई किडनी में क्या क्या चीजें हैं, सेक्शन करके। लेकिन कौन सा सेक्शन? टीएस नहीं, एलएस। अब देखिए एलएस ऑफ किडनी में क्या चीजें होती हैं, किस तरह से उसको बनाया जाता है। ये हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया है, किडनी। बहुत इजी सी स्ट्रक्चर है, सिंपल आपने 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है और उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ये टॉप व्यू है, लेकिन जब हम इसको टीएस में एलएस में करते हैं ना, तो अंदर ऐसे आपको कुछ पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। आप वैसे तो कितने भी बना सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा 5 के नियर बाय आपको दिखाने हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 to 7 जो है ये जनरल होता है। जैसे पिरामिड भी लिख सकते हैं आप इसको, और अगर आपको याद रहता है तो ज़्यादा अच्छा नाम है रेनल पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? रेनल पिरामिड। अब आपको मैं यहां पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। हालांकि उस स्ट्रक्चर को आपको काफ़ी बड़ा करके दिखाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरा टारगेट है कि हमारी किडनी की जो सेल्स होती हैं, है ना, हमारी किडनी की यूनिट क्या होती है, सेल्स क्या होती हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। थोड़ा अलर्ट से रहिए, बोलते रहिए साथ साथ कि क्या चीज़ बताई जा रही है। तो हमारे किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। पर ये जो नेफ्रॉन है ना, ये कैसे प्लेस होता है हमारी किडनी के अंदर? देखिए जरा आप इसको। इस तरीके से। यहां पर शायद आपको इसको क्लियर ना देख पा रहे हो, आप इसको थोड़ा जूम करके देखिएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैं अलग से फुल क्लियर दिखाता हूं अभी, लेकिन पहले इसको राउंड को क्लियर कर लेते हैं ना। सही है। अब ये जो छोटी सी एक चीज मैंने बनाई है, ये क्या है? ये सेल है। कौन सी सेल है? क्या नाम होता है इसका? नेफ्रॉन। कितने होते हैं? मिलियंस होते हैं, ठीक है। अप टू 2 मिलियंस आप कह सकते हैं एक किडनी के अंदर। और किडनी कितनी है? 3, 4, 5 कितनी? सिर्फ 2 किडनी होती हैं, ठीक है। तो दोनों किडनी को मिलाकर आप कह सकते हैं कि 3 to 4 हमारे पास
मिलियंस नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और कहां पर होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, ये उसकी पोजीशन है। एलएस ऑफ किडनी, ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है ये क्या है, नेफ्रॉन। क्या है ये, नेफ्रॉन। और ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर ट्रायंगुलर फॉर्म में, इसका नाम क्या होता है, रेनल पिरामिड। ठीक है, तो पोजीशन क्या है इसकी, किस तरह से प्लेस होता है, आप याद रखिएगा कि हमारा जो नेफ्रॉन है, जो किडनी की यूनिट होती है, जो किडनी की सेल है, वो रेनल पिरामिड में इस तरह से अरेंज होता है। और मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो सेल होती हैं ये मिलियंस में होती हैं। और ये जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बनाई गई, कितने होते हैं, मैक्सिमम 7 to 8, बस 5 to 8 तक की ड्यूरेशन में आप कुछ भी बना सकते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं होते, पर हाँ मैक्सिमम बनाए जाते हैं कि हाँ भाई 8 आप पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये जो रेनल पिरामिड होते हैं इनका नंबरिंग कितना दिखाया जाता है, 5 to 8। लेकिन ये जो हमारे पास सेल आ रही हैं जिसको हम नेफ्रॉन बोल रहे हैं, ये मिलियंस में है। तो आप खुद से सोचिए कि क्या एक पिरामिड में एक नेफ्रॉन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल नंबर कितना है हमारे पास पिरामिड का, 8, और नेफ्रॉन कितने हैं, मिलियंस। तो जाहिर सी बात है कि एक के अंदर बहुत सारे होंगे। प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर मैंने सिर्फ एक आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई है, क्योंकि अगर हम ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। इसमें हेड पार्ट है, जैसे रिंच होता है ना, जैसे चाबी होती है, आप नट वगैरह को लूज कर रहे हैं, तो उसी जैसी स्ट्रक्चर होती है आपके नेफ्रॉन के स्टार्टिंग पार्ट की। क्लियर, तो पोजीशन क्लियर हो गई आपको। अब समझते हैं एक बार किडनी में क्या क्या चीज आती है, क्या आपको जिक्र करना होता है। किडनी, जो हमारी किडनी है वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, पर बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, किडनी तो एक सिंपल ऑर्गन है, उसके अंदर जो सेल्स आ रही हैं वो मायने रखती हैं। जैसे बोलते हैं कि हम 70% किडनी खराब हो गई हैं, 30% किडनी खराब हो गई हैं, तो मीन्स क्या इस बात का, आपके टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन में से 30% का रिडक्शन हो चुका है, खराब हो चुके हैं नेफ्रॉन, सिर्फ 70% बचे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई 80% किडनी डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर उनका आपने 80% निकाला कैलकुलेशन के हिसाब से और बोला कि सिर्फ 20% बचे हुए हैं, उसी के जरिए काम चल पा रहा है। या फिर आपको डायलिसिस वगैरह वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे ताकि व्यक्ति सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। तो किडनी के अंदर आपको बताना है कि पेयर में किडनी होती है और ये कहां पर प्लेस होती है, पूरा सेटअप कहां पर ये प्लेस होता है, हमारी बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट में। जो हमारी बैकबोन होती है, वर्टिब्रा जो होती है, उसके लेफ्ट और राइट दो अलग अलग सेक्शन जो होते हैं, तो लेफ्ट राइट में हमारी एक किडनी इधर और एक किडनी इधर, और सेक्शन अगर देखा जाए लेंथ के अकॉर्डिंग तो एब्डोमिनल पार्ट, ये पोजीशन होती है। किडनी के अंदर आपको एक सेक्शन अलग से दिखाना होगा, एलएस ऑफ किडनी, याद रखिएगा, एलएस मतलब लंबाई के हिसाब से आपने कट किया, ये ऐसे किडनी इसको इस तरह से कट किया तो अंदर की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये जो यहां पर नाम आता है इसको हम यहां पर भी लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं इसको, रेनल पेल्विस। क्या बोलते हैं इसको, रेनल पेल्विस। ये वाला सेक्शन, और ये जो ट्यूब स्टार्ट हो रही है ना, ये नेक्स्ट आ गया हमारा यूरेटर। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, किडनी क्या क्या आपको काम करना है ध्यान रखिएगा, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करना, ये इसका एक मेन फंक्शन है। अब मेन क्यों बोला गया, इसका मतलब कोई और फंक्शन भी होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हमारी जो किडनी है वो दो फंक्शन परफॉर्म करती है, और वो दो फंक्शन क्या है, फर्स्ट और मेन, यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन सेकंड क्या है, ओस्मो रेगुलेशन। क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन। यहां पर नाम डाल देते हैं बल्कि, ओस्मो रेगुलेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्या होता है ये ओस्मो रेगुलेशन? ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जब किडनी के द्वारा हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल्स के लेवल को मेंटेन किया जाए। वाटर और मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करना किडनी के द्वारा, उस चीज को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ये काम भी किडनी करती है, पर मैंने आपको बताया मेन फंक्शन क्या है इसका, और वो है यूरिन फॉर्मेशन। हमारी बॉडी से जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलता है उसको हम यूरिन कहते हैं, पर बना कौन रहा है उसको, कौन बना रहा है उसको, हमारी किडनी में पाई जाने वाली सेल्स, ठीक है। तो किडनी के हमने दो फंक्शन सुने अभी, ऑस्मो रेगुलेशन और यूरिन फॉर्मेशन।
क्लियर हो गया आपको? यूरिन फॉर्मेशन मतलब बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड के अंदर जो इंप्योरिटीज हैं उस इंप्योरिटीज को लिक्विड फॉर्म में बाहर निकालना, जो आपने यूरिन के नाम से अभी सुना। किडनी हेल्प करती है इस काम में। किडनी हेल्प करने से मतलब किडनी में पाई जाने वाली सेल्स मदद करती हैं। कितनी सेल्स होती हैं? मिलियंस होती हैं। क्लियर हुआ? अब वो जो सेल है नेफ्रॉन, उसकी स्ट्रक्चर को हम, ये जब चारों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद अलग से बनाएंगे, ताकि थोड़ा और क्लियरिटी आ सके कि भाई किडनी में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या वो काम करती हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी बात। पर फंक्शन यही रहेंगे, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करना। ठीक है, अब सेकंड पार्ट लेते हैं। किडनी ने यूरिन तैयार कर लिया, ये मानते हैं हम। ठीक है, किडनी ने जो यूरिन तैयार किया है नेफ्रॉन की मदद से, अब वो जो बनने वाला यूरिन था, वेस्ट पार्ट लिक्विड फॉर्म में, वो कहां से आएगा, कैसे जाएगा नीचे तक? नीचे तक मींस ब्लैडर तक कैसे पहुंचेगा? सिंपल एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। कितने होते हैं भाई? एक किडनी से एक यूरेटर आ रहा है, दूसरी किडनी से दूसरा यूरेटर आ रहा है, तो पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं। फाइन ट्यूब्स होती हैं, बल्कि ज्यादातर तो यही देखा जाता है जो स्टोन्स वगैरह हो रही हैं वो यहां पर बनती हैं, क्योंकि वो रास्ता है ना, वो डक्ट है, वो ट्यूब है जिसका नैरो ल्यूमन होता है। लेकिन अगर सिंपल लिक्विड फॉर्म में कोई चीज आ रही है तो बात ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इसमें डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है या ल्यूमन ज्यादा कम हो रहा है, ब्लड वेसल्स जैसे होती है ना, उसमें भी ल्यूमन था, ऐसे सेम यहां पर भी ल्यूमन है, पर ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सिंपल क्या है? डक्ट है, इसलिए हमने इसका नाम अलग से रखा हुआ है, और वो क्या है? हमारा यूरेटर। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये सारा पार्ट यूरेटर का है, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो यूरेटर का सिंपल फंक्शन क्या होता है? यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाना। ब्लैडर का काम सिंपल इतना है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब यूरिन फिल हो रहा है किसमें? ब्लैडर के अंदर। पर सोचिए ना आप, एक लिमिट तक ही तो भरेगा, समझ पा रहे हैं ना भाई? एक लिमिट तक क्या होगा? यूरिन उसमें फिल होता रहेगा। लेकिन जब एक मैक्सिमम पीक पॉइंट आ जाएगा, आप ये मानिए पीक पॉइंट आ जाता है, एक हाई लेवल को मेंटेन कर लेता है, जितना स्ट्रेच होना था स्ट्रेच हो चुका है, उसके बाद हमारा ब्रेन स्टिमुलस जनरेट करता है। अगर ब्रेन से स्टिमुलस जनरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरनल स्टिमुलस, अंदर से एक सिग्नल जनरेट हुआ, इंटरनल स्टिमुलस। लेकिन एक और स्टिमुलस भी होता है, और वो क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर जनरेट करता है हमारा ब्रेन तो हम बोलते हैं इंटरनल स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? इंटरनल, क्योंकि ब्रेन है ना, ब्रेन अंदर से जनरेट कर रहा है सिग्नलिंग को कि भाई ब्लैडर फिल हो चुका है, अब क्षमता नहीं है, तो अब क्या होना है? यूरिन बाहर निकलना चाहिए। क्लियर? तो वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में ले जाने की कोशिश करता है उसको, ब्लैडर को। लेकिन एक दूसरा स्टिमुलस होता है। दूसरा स्टिमुलस मींस बाहर से जो स्टिमुलस आता है। अब आप सोचे होंगे बाहर से स्टिमुलस कैसे आ जाएगा? भाई यूरिन जिस बॉडी को पास आउट करना है तो इंटरनल आना चाहिए ना, पर बच्चों बाहर से भी आता है, और उसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे मदर छोटे बच्चे को टॉयलेट कराती है तो एक साउंड, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो क्या होता है? एक साउंड जनरेट किया जाता है। अब वो आप खुद से करके देख लीजिएगा। और नॉर्मली तो क्या होता है कि एक साउंड जनरेट होता है, और उस साउंड के बेसिस पर वो साउंड कहां जाता है? हमारे ईयर के जरिए हमारे ब्रेन तक। तो अल्टीमेटली बात वही आ गई, ब्रेन के जरिए। लेकिन अगर ब्रेन ने डायरेक्ट जनरेट किया तो आप बोलेंगे उसको इंटरनल स्टिमुलस, और अगर बाहर से किसी अदर बॉडी के जरिए साउंड जनरेट किया जा रहा है जिसके बेसिस पर यूरिन पास आउट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, पर टारगेट वही है कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन फेज में ले जाना है। और जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा ना। अब प्रेशर से क्या होता है? यहां पर वाल्व्स होती हैं, यूरेटर के लास्ट में क्या होती हैं? वाल्व होती हैं, दोनों यूरेटर के पास। उनकी डायरेक्शन इस तरह से होती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल वाल्व ऐसा भी लिख देते हैं बल्कि। तो यूनिडायरेक्शनल वाल्व के बेसिस पर कहा जाता है वो बैक फ्लो नहीं होने देंगी, यूरिन को वापस से नहीं जाने देंगी। सेम वही वाल्व हमारे यूरेथ्रा में भी पाई जाती है, सेम इसी तरीके से। देखिए मैं बताता हूं एक बार आपको, इस तरह की तो ये वाल्व होती हैं, इधर से इधर मटेरियल जा रहा है, बात ठीक है। लेकिन बैक फ्लो जैसे ही जाने की कोशिश करता है ना, तो वाल्व क्लोज हो जाती हैं। तो यही डिजाइनिंग आपको यहां पर भी मिलती है, यहां पर भी, और यूरेथ्रा में भी होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा ब्लैडर, ठीक है, तो आगे वाली वाल्व खुल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, और यूरेथ्रा के जरिए, यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच यूरिन पासेस। क्लियर? तो वाल्व के खुलने के बेसिस पे ये काम हुआ है। क्लियर हुआ? हमने 4 पॉइंट कवर किए यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी,
यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो सिंपल एक ही आप सिंगल लाइन में भी उसको बता सकते हैं कि यूरेथ्रा की एक ट्यूब है जिसमें वाल्व होती हैं, यूनिडायरेक्शनल वाल्व होती हैं, जिसके ओपन होने पर यूरिन जो है बॉडी से बाहर आ जाता है। ये बात खत्म हो गई है। अब हमें एक छोटा सा जिक्र करना है सिर्फ, डेट्रूसर मसल्स क्या होती हैं। टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन डेट्रूसर मसल्स मुझे इसलिए याद आया क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चों में ऐसे आपने देखा होगा है ना कि टॉयलेट निकल गया, उनको पता नहीं चल पाया, तो बच्चे का फॉल्ट नहीं है उसमें। ये क्या होता है ना, हमारे ब्लैडर के अंदर, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी में स्पेशली ब्लैडर की इंटरनल लाइनिंग पर डेट्रूसर मसल्स की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है? डेट्रूसर मसल्स की। इस नाम को यहां पर लिख लेते हैं इधर। ठीक है, डेट्रूसर मसल्स। अब ये डेट्रूसर मसल्स का फंक्शन क्या होता है? छोटे बच्चों में, न्यूली बॉर्न बेबी में, आप ये मानिए लगभग 1 से 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम, ये जो हमारे पास यहां पे ब्लैडर है, ब्लैडर की इंटरनल लाइनिंग में, ठीक है, तो जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर की इनर लाइनिंग पर क्या होती है? एक लाइनिंग, एक स्पेशल कोट होता है, आप ऐसा मानिए मसल्स का, जिसका हमने एक नाम दे दिया कि वे डेट्रूसर मसल्स होती हैं। लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ ये मसल्स काफी सॉलिड हो जाती हैं, या आप कह सकते हैं फुल्ली फॉर्म्ड हो जाती हैं। स्टार्टिंग में वीकली डेवलप्ड होती हैं, अच्छे से विकसित नहीं होती छोटे बच्चों में, और इसका जो एवरेज में टाइम पीरियड दिया जाता है वो 2 ईयर्स के नियर बाय होता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। ठीक है, अब क्या होता है, जो छोटा बच्चा है, जो 1.5 साल या 2 साल का बच्चा भी है, उसको भी जब यूरिन पास आउट होता है ना, तो उससे पहले, कुछ समय पहले, वो हल्की मल्की हरकत सी करने लगता है, थोड़ा बहुत सिम्टम देता है, कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि हाँ भी उसका टॉयलेट आ रहा है। हम नहीं समझ पाए, वो हमारा फॉल्ट है, क्लियर। पर लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी हैं। 1 से 1.5 साल, 2 साल तक टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चों में, कुछ केसेस में बच्चा 4 साल का हो चुका है, 5 साल का हो गया है, और ये मसल्स, डेट्रूसर मसल्स, स्ट्रांग नहीं हो पाई, फुल्ली फॉर्म्ड नहीं हो पाई, डेवलप नहीं हो पाई। और अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चा टॉयलेट निकल जाएगा, और वो क्या बोलेगा जब मदर उसको डांटेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला। समझ पा रहे हैं? तो ये डेट्रूसर मसल्स का खेल होता है। बस आपको सिंपल ये याद रखना है कि इनको फुल्ली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर गेन करने में, अच्छे से विकसित होने में थोड़ा समय लगता है, 1.5 से 2 साल में एवरेज में हो जाती हैं। लेकिन भाई कुछ प्रॉब्लम है तो भाई फिर ये केस आगे बढ़ सकता है, 4 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा भी। आपने नोटिस भी किया होगा या शायद सुना हो किसी से। क्लियर हुआ? तो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब बच्चों हमें एक लास्ट डायग्राम ड्रॉ करना होगा, और वो है हमारे पास नेफ्रॉन। हम नेफ्रॉन के पार्ट सुनने वाले हैं, और वास रेक्टा क्या होता है ये समझने वाले हैं, और एक लास्ट चीज, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। हालांकि मैंने 3 नाम बोले, आपको डरना नहीं है, इसमें से लास्ट वाले 2 नाम जो है ना, वो आपस में रिलेट करते हैं, कोई 2 अलग टॉपिक नहीं है, बस हम वर्ड्स हाईलाइट कर देते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म और वास रेक्टा, ठीक है। पर हम उसको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट रह रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम को फुल्ली कवर करने में, और वो क्या है? किडनी की सेल्स क्या होती हैं, क्या है किडनी की सेल्स, और वो नाम क्या है? थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा ना आपको, नेफ्रॉन। मिलियंस होती हैं। तो अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। आपको एक ऐसे सी जैसी स्ट्रक्चर बनानी है, उल्टा सी बनाना है। यहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं थोड़ा सा नैरो हो जाती हैं, और फिर से सेम उतना ही ब्रॉड कर देना जितना स्टार्टिंग में थी। अब देखिए हमारे पास जो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, इसमें एक ऐसे डक्ट एंटर करती है,
और एक इस तरीके से बाहर निकलती है। इसको आप एरो के जरिए दिखा सकते हैं, ऐसे डायरेक्शन का क्लियर हो जाता है पॉइंट। इस एरो का मतलब है कि कोई पाइप अंदर जा रहा है, अंदर एंटर करने के बाद वो हाईली कॉइल्ड हुआ, कुछ भी इस तरीके से कवर कर देना आप, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गई है, पूरा गुच्छा सा बन गया है। और वो गुच्छा सा बनने के बाद वो पाइप बाहर निकल रहा है। जब वो पाइप अंदर जा रहा था तो अलग नाम, और जब वो बाहर निकलेगा तो अलग से नाम आएगा। और वो क्या होगा, एक होता है हमारा इफ्रेंट, एक आपने यहां पे डाल देना है एफ्रेंट। दोनों स्पेलिंग सेम है, बस सिर्फ अंतर किस चीज का है, जो अंदर एंटर कर रहा है वो ए से स्टार्ट करना है, जो बाहर निकल रहा है वो ई से स्टार्ट करना है। एफ्रेंट, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर से पाइप अंदर आ रहा है, कोई उसमें टेंशन नहीं है। तो एक पाइप अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद उसने हाईली कॉइल्ड बनाया अपने आप को, एक गुच्छा सा बन गया, क्लस्टर बन गया, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और फिर जो उसका एक्सट्रीम एंड है, दूसरा जो सिरा है, वो बाहर निकल रहा है ऐसे। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? आपने एक धागा लिया, कोई रस्सी ली, और दो सिरे पकड़े हुए हैं, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में। क्लियर? और लेकिन ये जो रस्सी थी ना, ये जो धागा था, ये काफी बड़ा है, 10 मीटर है। अब आपने उसको ऐसे ही पकड़े हुए हैं और बाकी सारा पार्ट नीचे पड़ा है, ऐसे गुच्छा सा बन गया है। तो जो गुच्छा बनाना, उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे इसको? ग्लोमेरुलस। लेकिन जो आपके राइट हैंड में पार्ट है उसका, ठीक है, ऐसे मानिए वहां पर आपने एरो डाला हुआ है रोप पर, रस्सी पर, जो भी है, कि नीचे की तरफ जा रहा है, मार्क कर दिया फिर किसी कलर से, तो इसका मतलब एफ्रेंट, क्लस्टर बना, इफ्रेंट, ई मतलब एग्जिट, निकलने के लिए। ठीक, ये पार्ट हमारा, इसको नाम डाल देते हैं यहां पे साथ साथ, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, या फिर आप ग्लोमेरुलस कह सकते हैं। टफ्ट ऑफ कैपिलरी का मतलब होता है कि बहुत फाइन डक्ट होती हैं। एंट्री जब हुई तो एक मोटी डक्ट थी, एक काफी अच्छी थिकनेस थी उसमें, लेकिन अंदर जाकर क्या हुआ, फाइन ट्यूब्स बन गए, जिसको टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ठीक है, या फिर ग्लोमेरुलस नाम दे सकते हैं। अब बच्चों, ये जो नाम आ रहा है ना यहाँ पर ग्लोमेरुलस, इसके जस्ट बाहर ये जो ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर थी, इसको क्या बोलते हैं? बॉमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बॉमेन कैप्सूल। कैप्सूल तो पता ही है आपको, बॉमेन थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि पहले कभी आया भी नहीं है सामने। तो बॉमेन कैप्सूल क्या है? एक कप शेप स्ट्रक्चर जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो ग्लोमेरुलस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? टफ्ट ऑफ कैपिलरी, बहुत फाइन ट्यूब्स। जब ये हाईली कोल्ड हो जाता है ना, तो उसी में मेम्ब्रेन में स्ट्रेचिंग होती है, पोर साइज में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से इंप्योरिटीज इस तरीके से यहां पर दिखाई जाती है। ये मैंने कुछ डॉट्स लगा दिए हैं, वो शायद आपको दिख जाएंगे, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा बाद में। तो ये क्या है? हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है। क्या है ये? इम्प्योर सब्सटेंस, इंप्योरिटीज आ गई हैं। इसका मतलब, ठीक है, ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस कहां पर आ जाते हैं हमारे पास? इस हिस्से में। पर ये जिस हिस्से में आ रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? पीसीटी। अभी शॉर्ट में याद रखिएगा, लास्ट में सारी फुल फॉर्म ले लेंगे हम। तो पीसीटी ये वाला पार्ट है हमारा, जहां पर इंप्योर सब्सटेंस आ गए। तो आपने जैसे सुना ना कि भाई हाँ इंप्योर सब्सटेंस आ गए, इसका मतलब जो पाइप एंटर कर रहा था उसमें इंप्योरिटीज थी। क्लियर? उसमें क्या थी हमारे पास? इंप्योरिटीज। और इंप्योरिटीज क्या है? साल्ट्स, मिनरल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो भी एक्सेस लगता है हमारे ब्रेन को कि हमारी बॉडी के काम का नहीं है, ये यूरिन की फॉर्म में बाहर जाना चाहिए, तो एक लिक्विड फॉर्म में मटेरियल यहां पर आ रहा है। केमिकल सब्सटेंस में साल्ट्स हो सकते हैं, आपका हो सकता है यूरिया पार्ट हो, ठीक है, अमोनिया पार्ट हो सकता है, मिनरल्स की फॉर्म्स होती है, कैल्शियम अगर एक्सेस में जा रहा है, आपने सुना है ना, एक्सेस कैल्शियम बॉडी से बाहर चला गया है, मिनरल्स बाहर जा रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो ये है। और इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं इनको मिलाकर, लिक्विड वेस्ट। क्लियर? तो अब आपने इस चीज से थोड़ा अपना ब्रेन प्रोसेस किया होगा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाइप अंदर एंटर कर रहा है ये इंप्योर मटेरियल, ठीक है, और ये प्योर मटेरियल। जाहिर सी बात है, जब पाइप अंदर एंटर कर रहा है, हाईली कॉइल्ड हुआ, मेम्ब्रेन की पोरोसिटी में चेंजेस आया और वो इंप्योर सब्सटेंस यहां आ गए, तो जो इस पाइप के अंदर बचा कुचा मटेरियल है, बचा हुआ जो लिक्विड सब्सटेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस पाइप से बाहर जा रहा है, देखिए एरो लगा हुआ है, ई मैंने एग्जिट बताया था आपको, तो यहां पर क्या है? प्योरिटी है। मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, और ये क्या है इसके पास? इंप्योर सेक्शन। लेकिन क्या फ्लो कर रहा था? आपको पता है ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही चीज होती है, क्या? पानी। पानी नहीं होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि जी लिम्फ भी करता है,
वो मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम फर्दर वीडियोस देखेंगे आपके लिम्फेटिक सिस्टम पर। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, मेन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, और वो है हमारा ब्लड। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्योरिटी थी, लेकिन वो इम्प्योरिटी कहाँ आ गई है, एक तरह से छन गया है, समझ रहे ना आप। तो फाइन मटेरियल हमारा यहाँ पर आ गया है, लेकिन ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी पर, ग्लोमेरुलस। क्लियर हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर है सी शेप, इसको क्या बोलते हैं, बॉमेन कैप्सूल। और ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, इतने हिस्से को पीसीटी। पीसीटी। शायद आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जी आपने बोला ये इम्प्योर है, इसको बोला प्योर है, इफ्रेंट को, तो प्योर वाले को आर्टरी बोल दें, इसको क्या बोले, इम्प्योर को वेन्स बोल दें। भाई ब्लड है, ब्लड वेसल से तो ब्लड जाता है, और वो हमारे पास दो थी, आर्टरीज और वेन्स। और बच्चों ऐसा नहीं है, वो बात तो ठीक है जो हमें मालूम है कि हाँ भाई ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती है, मेनली आर्टरीज और वेन्स। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये भी क्या है, वेन्स, और ये भी क्या है, वेन्स। लेकिन वेन्स में भी अलग अलग लेवल होता है, वेन्स में भी अलग अलग लेवल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कम इम्प्योरिटी, ज़्यादा इम्प्योरिटी। और जब आपने दो पाइप में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक में इम्प्योरिटी कम है और दूसरे में इम्प्योरिटी ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्योर सेक्शन। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब आगे सुनते हैं। ये जो पीसीटी है ना, यहां से मटेरियल कहां आएगा, नीचे, ये वी शेप स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनल। क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेनल। क्लियर, लूप ऑफ हेनल। ये जो वी वाला पार्ट आ रहा है, ऐसे प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए नेचर ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, लूप ऑफ हेनल को। अब हमारे पास ये मटेरियल, बल्कि इसमें आप है ना ऐसे एरो डालिएगा इस तरीके से, डायरेक्शन की थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। लूप ऑफ हेनल से मटेरियल कहां जाएगा, इंप्योर मटेरियल डीसीटी। ये जो हिस्सा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, डीसीटी। डीसीटी क्या बोलते हैं इसको, डीसीटी। तो पीसीटी से लूप ऑफ हेनल, लूप ऑफ हेनल से डीसीटी, डीसीटी ये वाला हिस्सा, ये पूरा, और डीसीटी से लास्ट मेन डक्ट, इसका नाम क्या होता है, सीडी। इजी है, कलेक्टिंग डक्ट, फाइनली कलेक्ट कर रही है ना, इसलिए। तो ये एक तरह से जो इम्प्योर मटेरियल था, लिक्विफाइड मटेरियल था, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, और वो इस तरीके से ऐसे पास आउट होता है। ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, सिंगल नेफ्रॉन, और ऐसे कितने होते हैं, मिलियंस होते हैं। और किस तरह से अरेंज होते हैं वो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले एलएस ऑफ किडनी की स्ट्रक्चर बताई थी कि भाई कैसे हमारे नेफ्रॉन प्लेस होते हैं। उनका हेड पार्ट बाहर की तरफ था, ठीक है ना। तो एक नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट में क्या पहुंचा, यूरिन पहुंच गया है। दूसरे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट में क्या पहुंचेगा, यूरिन पहुंचेगा। और जब हर नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन पहुंचा है, तो ये सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में मर्ज हो जाती हैं, और उस मर्ज होने वाली फाइनल डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी। तो कलेक्टिंग डक्ट के मर्ज होने के बाद जो फाइनल डक्ट बनी उसको डक्ट ऑफ बेलिनी कहा जाता है। और डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद कहां जाएगा, किडनी की स्ट्रक्चर आपको याद हो चुकी होगी, जहां पर हमने नाम मेंशन किया था, और वो क्या था, रेनल पेल्विस। क्या नाम था, रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस में जब यूरिन पहुंच गया था, वहां से कहां गया था, दो ट्यूब्स बनी हुई थी यूरेटर के नाम से, और यूरेटर से फिर कहां गया था, ब्लैडर में स्टोर हो गया था। इंटरनल सिग्नल आ रहा हो या एक्सटर्नल आ रहा हो, ठीक है ना। तो कैसे भी करके जो सिग्नल पहुंचेगा वो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन फेज में ले जाएगा, ब्लैडर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाल्व की डिजाइनिंग ऐसी होती है। और यूरेथ्रा के जरिए, फिर यूरेथ्रा मतलब एक फाइनल ट्यूब, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके जरिए फिर यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस हमारा पूरा हो गया है। सिर्फ दो नाम समझने हमें, वास रेक्टा और काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन हम जैसे पहली बार सुनते हैं तो लगता है भाई पता नहीं क्या चीज आ रही है। ध्यान से समझिएगा आप, है ना। क्या है वास रेक्टा, कैसे बनेगा पहले हम उसको देखते हैं। वास रेक्टा एक तरह का जाल होता है, सिंपल जाल, एक नेटवर्क, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, फुल्ली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन वो कौन से पाइप से बना, कौन सा ऐसा पाइप है जो आगे चलकर एक पूरी जाल में कन्वर्ट हो गया, उसका नाम होता है एफरेंट। ये पाइप आ रहा है ना ऐसे सिंगल, ये सिंगल पाइप आएगा और ऐसे बट जाएगा शाखाओं में। जैसे मानिए एक पाइप आ रहा है ऐसे, देखिए मैं बना के दिखाता हूं, ये एफरेंट है ना,
ये मैंने इस तरह से यहाँ पे आपको फ्रंट बताया था, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे ऐसे रैंडमली, जैसे पजल्स खेलते हैं ना, सेम ऐसे होता है। तो ये एक ही पाइप था, पर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कभी वर्टिकल लाइन आती है, कभी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, पूरा जाल बन जाता है। और कहां पड़ा रहता है? इसके ऊपर। कहां से कहां तक? चलिए, आपने ये तो देख ही लिया ना, मैं इसके ऊपर ही बना देता हूं उसको, ठीक है। यहां से स्ट्रक्चर ऐसे आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो इफरेंट वाला पाइप है, वो पाइप निकलने के बाद जैसे बॉडी में अपना जा रहा होता है, तो लेकिन वो पहले क्या करेगा, एक पूरे जाल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल डक्ट, सिंगल पाइप एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से कुछ। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह की काफ़ी सारी लाइंस बन जाती हैं जो जाके एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कुछ वर्टिकल हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल्स हैं, ये रैंडमली। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर आपके पास बनकर आ रही है, देखिए। तो यहां से पाइप आ रहा है, ये इफरेंट वाला पाइप, ये ऐसे जहां पर मैंने सर्कल बनाया, और ये फाइनल हमें यहां पर भी इफरेंट दिखाई दे रहा है। पर बीच में इसने क्या किया, पीसीटी, लूपोफेनल और डीसीटी के ऊपर एक जाल सा डाल दिया, ठीक है। तो ये इफरेंट, ये भी इफरेंट, सिंपल। जैसे हमने सुना है कि आर्टरीज और वेन्स कहीं ना कहीं तो जुड़ती होंगी ना, कहीं तो जुड़ती होंगी। वो कैसे जुड़ती हैं? कैपिलरी के नेटवर्क के जरिए। तो एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ रही है, और आगे भी हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है, वही थ्रेड जो करीब, ये मानिए बहुत फाइन क्वालिटी के फाइबर 25 के मिलने से बना हुआ है। तो 25 फाइबर ऐसे खुल गए। होता है ना, कई बार रस्सी वगैरह में होता है कि एक रस्सी थी, ठीक है, सही थी, लेकिन आगे जाकर बीच में पता नहीं कुछ डिस्टर्बेंस रहा और वो रस्सी खुली खुली सी हो गई, ऐसे फाइबर से बन गए, और आगे जाकर फिर से ठीक है। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन होती है। ये इफरेंट है और ये इफरेंट ही है, वही पाइप चल रहा है, लेकिन आगे बीच में जाकर क्या हुआ, ऐसे ब्रांच बनती चली गई, कोई कहीं से जुड़ गया, कोई कहीं से जुड़ गया। तो ये होता है वास रेक्टा। लेकिन ये काम क्या करता है, क्या किस काम में आएगा? हमारे ब्रेन का कहना है, हमारा ब्रेन ये कहता है कि भाई पीसीटी, लूपोफेनल और डीसीटी के जरिए यूरिन एज अ वेस्ट, जिसमें मिनरल्स, साल्ट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, सब चीज़ें जो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, वो यहाँ से जा रही हैं और सीडी वगैरह की तरफ पहुँच गई हैं। लेकिन मिस्टेक किसी से भी हो जाती है। तो ब्रेन एक फाइनल एक टेस्टिंग करता है। टेस्टिंग क्या करता है? चेक करता है ध्यान से कि क्या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो काम की थी। मानिए सोडियम आयन था, हमारे लिए ज़रूरी था, और वो बाई चांस इसमें एंटर कर गया है, और देख रहा है ब्रेन, अरे तो बॉडी से बाहर जा रहा है, वापस खींचेगा। कैसे खींचेगा? यूरिन को वापस ले लेगा? ऐसा नहीं है। ये जो हमारे पास इफरेंट ने जाल बनाया, ये जाल क्या है? बायोलॉजिकल ट्यूब्स होती है सारी, पोरस स्ट्रक्चर तो सभी की होती है। तो वो जाल इसके कांटेक्ट में रहता है, बिल्कुल अटैच रहता है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मींस, आपने दो नाम सुने ना, ऑस्मोसिस डिफ्यूसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो यहां पर क्या होता है, ऑस्मोसिस के बेसिस पर हाई कंसंट्रेशन कहां पर है सोडियम की? पीसीटी वाले हिस्से में। कहां पर है हाई कंसंट्रेशन? पीसीटी वाले हिस्से में। किसी मिनरल की, कोई XYZ मिनरल हमने एग्जांपल कंसीडर किया सोडियम, लेकिन ब्रेन को लगा कि भाई ये तो काम का एलिमेंट था हमारे पास, ये आयनिक फॉर्म जो है बहुत बेस्ट थी, ये साल्ट बहुत जरूरी था, और ये बाई चांस हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकल रहा है, वापस खींचो। कौन खींचेगा? वास रेक्टा। मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी होती है, आपको मालूम है, हर एक मेम्ब्रेन अपनी कुछ पोरस स्ट्रक्चर दिखाती है, और ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन के बेस पे आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है एक जगह मॉलिक्यूल ज्यादा है, दूसरी जगह मॉलिक्यूल कम है। तो हमेशा क्या होता है, अगर कोई स्पेशल केस जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हाई से लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको? ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ओस्मोसिस। तो यहां पर बच्चों क्या होता है कि हमारे पीसीटी, बिल्कुल सिंपल लाइन, पीसीटी के अंदर से जो काम की चीज थी वो निकलकर कहां चली जाएगी? हमारे वास रेक्टा की ट्यूब्स में चली जाएगी। और वास रेक्टा की ट्यूब मतलब किसने बनाया? वो इफरेंट ने। और वो इफरेंट हमारी बॉडी में मुस्कुराता हुआ बोलेगा पीसीटी से, देखो काम की चीज थी, आप लेके जा रहे थे ना बॉडी से बाहर, मैंने वापस ले लिया उसको, और हमारी बॉडी वापस से उसे इस्तेमाल करेगी। ये होता है वास रेक्टा। तो वास रेक्टा क्या है? एक नेटवर्क। किसने बनाया? ये जरूर याद रखना, एफरेंट का रोल नहीं है, इफरेंट का रोल है।
तो वास रेक्टा एक नेटवर्क होता है, एक पूरा जाल होता है जो इफरेंट के जरिए बना। फायदा क्या हुआ, जो भी हमारे काम की चीज थी और वो यूरिन के अंदर मिक्स होकर बाहर जाने की कोशिश करें, उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेना। क्लियर। अब यहां पे एक लास्ट वर्ड बचता है हमारा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब एक बात सोचना आप, इसी एग्जांपल को मैं दोबारा बोल देता हूं, ठीक है, उससे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाए, काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात की जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का मतलब है, पहले अगर आपने कहा लिक्विड के अंदर कि भाई मान लेते हैं 50 मॉलिक्यूल्स थे, सोल्यूट कैसे थे, सोल्यूट हमारे पास ज्यादा थे, है ना, या दूसरी पॉसिबिलिटी सोल्यूट कम थे। सोल्यूट सॉल्वेंट तो पता है ना आपको, सॉल्वेंट मतलब एज अ वाटर, जो बेस्ट क्वालिटी का सॉल्वेंट माना जाता है, बल्कि वाटर को तो बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है ना, जिसमें कोई चीज जाके मिक्स होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो चीज जा रही है मिक्स होने के लिए उसको सोल्यूट कहते हैं। तो जब हमारे वास रेक्टा ने क्या किया, जो यूरिन के अंदर आयंस जा रहे थे या साल्ट जा रहे थे जो हमारे लिए यूजफुल थे, ब्रेन के कहने से उसको वापस से खींच लिया। खींचता वैसा हाथ पैर थोड़े ना होता है, कंसंट्रेशन के बेस पे, तो वापस आ गए। तो हमारे क्या यूरिन की कंसंट्रेशन में बदलाव आया होगा या नहीं आया होगा? इतनी तो केमिस्ट्री पता है ना हमें भाई, हमारे यूरिन के अंदर जितने भी साल्ट थे उसमें से कुछ साल्ट आपने खींच लिए, ठीक है, तो कंसंट्रेशन में चेंज आया ना। अब कई बार क्या होता है कि यूरिन में नॉर्मल चल रहा है, बात ठीक है, और ब्रेन को लगता है कि भाई कोई चीज ऐसी है जो यहां पर फिल्ट्रेट नहीं हो पाई है, यहां से इंप्योरिटीज यहां पर नहीं आ पाई, वो इंप्योरिटीज कहां रह गई, इफरेंट में रह गई। तो ऐसा भी होता है कि इफरेंट के अंदर जो जाल बना ना, इफरेंट के जरिए जो जाल बनाया, नेटवर्क बनाया, उस जाल में से वो मटेरियल जो छुपा हुआ रह गया था यूरिन के फॉर्म में बाहर जाना चाहिए था पर नहीं गया, इसके फाल्ट की बेसिस पे, इसकी पोरोसिटी के बेसिस पे, तो क्या होगा, वास रेक्टा से निकलेगा और घुस जाएगा, पीसीटी में एंटर कर जाएगा, लूपोफेनल में कर सकता है, डीसीटी में। तो जिस समय सोल्यूट मटेरियल वास रेक्टा से निकलकर कहां आया, यूरिन के अंदर, तो कंसंट्रेशन बढ़ी ना, ठीक है। तो ये जो अपोजिट मैकेनिज्म चल रहा है, ये जो अपोजिट मैकेनिज्म चल रहा है, कंसंट्रेशन का बढ़ना, कंसंट्रेशन का घटना, वास रेक्टा और हमारे ट्यूबुलर सिस्टम के बीच, वास रेक्टा और हमारे ट्यूबुलर सिस्टम के बीच, तो इसको क्या बोलते हैं, इस अपोजिट फ्लो को, कंसंट्रेशन का बढ़ना, कंसंट्रेशन का घटना, क्या कहा जाएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म। बात क्लियर हुई? तो वास रेक्टा हमारे पास एक जाल था जिसने मदद की। मदद क्या की, कोई चीज अगर उसके अंदर वेस्ट के फॉर्म में रह गई है, उसको उसने शिफ्ट किया हमारे यूरिन वाले ट्रैक में, और अगर कोई चीज वहां पर चली गई है वो हमारे लिए यूजफुल थी, उसको वापस से खींच लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बीच में मैंने एक नाम बोला ट्यूबुलर पार्ट, उसको सुन लेते हैं क्या चीज है। आप नहीं भी डालेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मानो इतना पढ़ रहे हैं तो दो नाम और सही। ये जो पूरा नेफ्रॉन है ना, इस नेफ्रॉन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, और वो दो पार्ट क्या होते हैं, डायग्राम तो देखिए आप स्टार्टिंग के उसमें से ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि अब तो ये थोड़ा खराब सा हो ही गया है। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे वर्टिकल लाइन, ये वाला हिस्सा मेल्फिजियन बॉडी, क्या बोलते हैं इसको, मेल्फिजियन बॉडी, और ये सारा हिस्सा इधर वाला, ये सब ट्यूबुलर पार्ट। तो ओवरऑल नेफ्रॉन के दो हिस्से हुए हमारे पास, एक मेल्फिजियन बॉडी और एक ट्यूबुलर पार्ट। ध्यान से सुनिए, मेल्फिजियन बॉडी के अंदर भी दो हिस्से थे, कौन से, ग्लोमेरुलस और क्या, बॉमेन कैप्सूल। ये मेल्फिजियन बॉडी के अंदर दो नाम है, ठीक है, बॉमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, दोनों को मिलाकर मेल्फिजियन बॉडी, इजी। और ये हमारा ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट के अंदर तीन हिस्से, पीसीटी, लूप ऑफ एनल और डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हमारे पास किसमें आते हैं, ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूब्स है ना, ये सिंपल, डायमीटर अलग अलग है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये जो पीसीटी है, लूप ऑफ एनल और डीसीटी है, इनको मिलाकर हमने बोल दिया ये नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट हो गया। अब लास्ट चीज, ठीक है, और वो क्या हमारे पास, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी। ये जितनी मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम लिखने की, ठीक है, पर क्या ना, सबकी अपनी अपनी आदत होती है। मेरी अपनी आदत जो है वो मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन की है, राइटिंग थोड़ा मटेरियल शॉर्ट में दिया जाता है। बाकी आपको जो भी रिटन मटेरियल चाहिए, आपको सीक्वेंस में चाहिए कि भाई हाँ क्या चीज़ है, कैसे लाइंस होनी चाहिए, ये क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो सब हमने नोट्स में डाला हुआ है, ठीक है ना। तो वो आप हमारी वेबसाइट से कलेक्ट कर लेंगे और वहाँ से देख सकते हैं, www.thescienceword.in, ठीक है। तो पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी मतलब डिस्टल, सीटी सेम है, सीटी सेम है, पी मतलब प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट, डी मतलब डिस्टल लास्ट वाला पार्ट, ये तो फुल फॉर्म है ही, लूप ऑफ एनल। सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट कह सकते हैं या फिर कलेक्टिंग ट्यूब भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज हमें समझ में आ गई है। एक बार हल्का सा पॉइंट ले लेते हैं ओवरव्यू में। किडनी
ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास। उसके बाद नंबर आया था हमारा यूरेटर का, यूरेटर के बाद ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, और ये किडनी के अंदर जो सेल है उसके स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में हमने जिक्र किया वास रेक्टा क्या होता है, और एक हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। यूरिन क्या है, हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल जिसमें एक पिगमेंट पाई जाती है जो नॉर्मल रहती है, लेकिन आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी है, तो उसमें उसका लेवल अप डाउन हो सकता है। और वो पिगमेंट क्या होती है, यूरोक्रोम। क्या होती है, यूरोक्रोम, जो येलोइशनेस होती है यूरिन में नॉर्मली, ठीक है, तो वो यूरोक्रोम की वजह से होती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, आपने कोई मेडिसिन ली, मान लीजिए फीवर था या कुछ भी XYZ, कोई कंडीशन बन रही थी इस तरह की, तो उस दौरान क्या होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, डार्क येलोइश कलर का यूरिन देखा जाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल है हमारे पास उसमें भी यूरोक्रोम है, तो एक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यूरोक्रोम के नाम से। और ये जो हमारे पास इंप्योरिटीज आ रही थी जिसको हम यूरिन बोल रहे थे, याद रखिएगा, इसको कुछ व्यक्ति नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कह देते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट मतलब नेफ्रॉन ने जो फिल्टर किया जो हमारे लिए वेस्ट था, जो बॉडी से बाहर जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो बच्चों? थैंक्स बच्चों, आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो शुरू से अगर आप ले रहे हैं उसको लास्ट तक अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तभी टॉपिक क्लियर होता है। याद रखिएगा, आपको रिवाइज करते रहना है। एग्जाम्स अभी काफी दूर हैं, लेकिन आप ये मानिए कि एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं। अगर आप ये मानकर चलेंगे तभी आप अपनी पावर को लगातार बनाए रखेंगे। और बच्चों, लास्ट लाइन आप समझ गए होंगे, सब्सक्राइब करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है। और तो कोई ऑप्शन होता नहीं है ना, अदरवाइज वो भी बोलना होता हमें। तो खैर, ध्यान रखिएगा। थैंक्स बच्चों।